एंड बिलीव मी, अनकंडीशनल लव आज के डेट में अगर कहीं मिल सकता है तो वो शबरी बस्ती है। और जितने भी हमारे त्यौहार हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, वो सब उनके साथ मनाते हैं। अपने एकल भारत पे ऐसे भी पोस्ट देखे हैं कि जिन लोगों को कोई नहीं जानता था, उनको आपने खोजा और फिर उनको हाईलाइट करने की कोशिश की। उनसे लोग फिर इंस्पायर होते हैं। ये लोग वहाँ पे मूर्ति लगने के बाद जागरण करते थे, अपना म्यूज़िक सिस्टम लगा के नाचते थे, अपना अपना झांकी बना के। और 9 दिन किसी भी पुरुष ने पूरी शबरी बस्ती में नशा नहीं किया। मतलब जो मेरे पास अगर 3-4 घंटे खाली हैं, उस पर अगर कुछ पॉजिटिव आपने नहीं किया, अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं हो, आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते हैं, आप गाना नहीं गाते हैं, या कुछ भी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत आसान होता है गलत रास्ते पे बढ़ना, नशे का लती बनना या कोई भी गलत काम करना। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। मैं सौम्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं एकल भारत। जैसे कि हमारा वादा रहता है स्पॉटलाइट में कि हम आपको ऐसे पर्सनालिटीज से मिलाएंगे जो कि राष्ट्र उत्थान और समाज उत्थान के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दुर्गेश त्रिपाठी जी, जो कि न केवल राष्ट्र उत्थान या समाज उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ये एक मल्टीटास्कर भी है। तो आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार दुर्गेश जी, स्वागत है आपका आज हमारे स्पेशल शो में। तो आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि आप एक मल्टीटास्कर हैं, आप नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, आप यूपी के स्टेट टॉपर रह चुके हैं और साथ ही साथ आप एक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। तो इतना ज़्यादा बड़ा पोस्ट आपको मिला है और उसके बाद इतने फेम मिले हैं। ये सब फेम, ये सब पोस्ट आप छोड़ के आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आपको सोशल वर्क के लिए काम करना है? बहन, मेरे जो पिताजी हैं वो भारतीय सेना में सैनिक थे। बचपन से ही मैंने वो माहौल देखा है जिसको हम सेवा कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, और मैं खासकर युवाओं से हमेशा इस बात को कहता भी हूँ, युवाओं के बीच में एक समस्या है कि वो जब सोशल वर्क करते हैं तो वो चाहते हैं कि इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। जबकि जब हम लोग भारत माता की जय कहते हैं, आप देखिएगा हमारे देश में एक बीच में इस बात पे भी विवाद हुआ था कि भारत माता की जय कहना क्यों आवश्यक है। तो भारत माता की जय कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक जब सोशल वर्क करता है तो वो सोशल वर्क समझ के नहीं करता है, वो ये समझता है कि इट इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये देश मेरी माँ है तो माँ की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो हम अपना कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और ये जितने भी फेजेस हैं, मुझे लगता है कि हम सभी के उम्र में, जिस एज में हम सभी लोग हैं, हमें सिर्फ एक दिशा में सीमित नहीं होना चाहिए। और कई बार इसमें गलती माता पिता की भी होती है, ऐसा मुझे लगता है कि माता पिता बच्चों को सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ाना चाहते हैं कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, या आप सिर्फ खेलिए, या आप सिर्फ डांस करिए। मुझे लगता है कि अगर एक जीवन मिला है, उस एक जीवन में आप विभिन्न आयामों पे काम कर सकते हैं और करना ही चाहिए। अलग अलग चीज़ें सीखने की कोशिश करती रहनी चाहिए। जी, हम आपको रेगुलर फॉलो करते हैं, इसमें तो छुपाने वाली कोई बात है नहीं। तो हम आपको फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि आप मोस्टली सबरी बस्ती, मतलब हर दूसरे हफ्ते आप सबरी बस्ती में विजिट करते हैं। तो सबरी बस्ती में ऐसा क्या है कि वो आपको खींच के अपने पास बुला लेती है? बहन, मुझको ऐसा लगता है, और मुझे लगता है कि हमारी उम्र के ज़्यादातर युवाओं को कोशिश करनी चाहिए कि वो महीने में कम से कम 3 से 4 विजिट शबरी बस्ती करें। मैं आपको इसका लॉजिकल रीज़न बताता हूँ। देखिए, आजकल आप यूथ को देखेंगे तो उनका जो मैक्सिमम समय जाता है वो जाता है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे क्यों जाता है? वो चाहते हैं अट्रैक्शन। जैसे हमने अपनी कोई पोस्ट डाली तो हम चाहते हैं कि उसको बहुत सारे लोग देखें, हमें हमारी तारीफ़ करें। और उसके पीछे एक रीज़न होता है कि कोई आपको थोड़ा सा स्नेह दे। एंड बिलीव मी, अनकंडीशनल लव आज के डेट में अगर कहीं मिल सकता है तो वो शबरी बस्ती है, जहाँ का बच्चा आपको जज नहीं करता है। वो आपको कुछ नहीं सोचता है कि आप उसके लिए कुछ लाए हैं नहीं लाए, आप किस कास्ट से आते हैं, आप किस कम्युनिटी से आते हैं, आपका रंग गोरा है काला है, कुछ नहीं देखते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगला व्यक्ति आपको निस्वार्थ प्रेम दे रहा है, उसके चेहरे पे स्माइल है, वो दौड़ के आपके पास आते हैं, आप उनको हक करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, समय व्यतीत करते हैं। तो ये अपने मेंटल हेल्थ के लिए आज के इतने हेक्टिक शेड्यूल में अपने लिए बहुत अच्छा है कि हमें निस्वार्थ प्रेम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल सकता है। अभी आपने मेंशन किया सोशल मीडिया के बारे में, तो ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि सोशल मीडिया अब यूथ का अट्रैक्शन हो गया है। लेकिन आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि आप यूथ को सोशल मीडिया से सोशल वर्क तक का सफ़र दिखाएं? देखिए, सोशल मीडिया आज मेरे को लगता है कि ये जो एकल भारत का भी प्लेटफॉर्म है,
आप लोग पूरे देश का सौम्या बहन आप हो गए, ब्रिजेश जी हो गए, आपकी जो पूरी टीम है, पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको दिखाने का कोशिश करते हैं। ये प्रयास करते हैं कि वो लोग अपने जीवन में और आगे बढ़ सकें, उनको और लोग देखें। और मैंने तो कई अपने एकल भारत पे ऐसे भी पोस्ट देखे हैं कि जिन लोगों को कोई नहीं जानता था उनको आपने खोजा और फिर उनको हाईलाइट करने की कोशिश की। उनसे लोग फिर इंस्पायर होते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवश्य हो सकता है, खासकर वैसे लोगों से जो अपना 2-2, 3-3 घंटा एक रील बनाने में बर्बाद करते हैं। उनकी अपेक्षा अगर कोई व्यक्ति सोशल वर्क कर रहा है, उसको हमने अप्रिशिएट किया, उसको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, तो आगे के भी लोग भले सोशल मीडिया के अटेंशन के नाते ही वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छा है। जी जी। तो आप वैसे एकल फ्यूचर टीम को लीड करते हैं, तो अभी तक क्योंकि एकल अभियान के बारे में लोगों ने जाना है, एकल युवा के बारे में जाना है, तो आप कुछ एकल फ्यूचर के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि उनको पता चले कि एकल फ्यूचर कैसा काम करता है। देखिए, जितने भी महाविद्यालय देश भर में हैं, हमारा टारगेट है कि वहाँ के युवाओं को, जिनके मन में ये भाव है कि मुझे शबरी बस्ती, जिनको आम भाषा में लोग स्लम कहते हैं, वहाँ के लोगों को हम शिक्षित कर सकें, शिक्षा दे सकें, शिक्षा के साथ साथ संस्कार दे सकें। जो हमारा ग्रामीण भारत है और जो शहरी भारत है, वो दोनों आपस में कनेक्ट हो सकें, ये ब्रिज बनने का काम एकल फ्यूचर करे। ऐसा माननीय श्याम जी कहते हैं कि एकल का भविष्य एकल फ्यूचर है। तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि सबसे ज़्यादा जिसको हार्ड वर्क करना है, जिसको सबसे ज़्यादा त्याग करना है, वो जिम्मेदारी एकल फ्यूचर के ऊपर है। बिना किसी अपेक्षा के भारत माता के लिए सेवा करने का जिसके ऊपर अभी सबसे बड़ा दायित्व है, वो एकल फ्यूचर का है, वो हमारे देश के युवाओं का है जो देश भर में एकल फ्यूचर के साथ जुड़े हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हम ऐसे युवाओं के साथ मिलके, जिनको बदले में कुछ नहीं चाहिए और तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, के भाव के साथ आगे बढ़ें। तो आप लोग ढूंढते कैसे ऐसे युवा को? वो भी एक टास्क है। सौम्या जी, जब हमने शुरुआत की थी उस समय पे मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मेधावी छात्र परिषद थी, मैं उसका अध्यक्ष था। और उस समय एक गेम बड़ा हाईलाइट हुआ था, पबजी करके। तो हमने देखा था कि युवा अलग अलग स्थानों पे बैठ के वो गेम खेलते थे। अच्छा, ये जिस तरीके का पद था, युवा आपके साथ चाहते थे कि कनेक्ट हों, किसी भी तरीके से जुड़ें। तो हमने उनको जोड़ा अपने साथ और फिर एक स्लम में लेके गए और हमने कोशिश की कि वहाँ के साथ आप एक बार जुड़ जाओ। और विश्वास करिए, जब व्यक्ति दिल से जाके एक बार शबरी बस्ती में जुड़ता है तो उसका वो जुड़ाव कभी नहीं ख़त्म होता है। मैं अभी इतनी मुझे लगता है कम उम्र ही है, इस कम उम्र में मैंने अब तक 9 कन्यादान किए हैं और मुझे उसका बड़ा सुकून है कि बिना किसी फाइनेंशियल ऐड के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के यह काम करने की शक्ति मुझे अभियान ने दी है। तो हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में कोशिश करते हैं, जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, हमने अपने विश्वविद्यालय में भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के साथ इसको शुरू किया। जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र नेतृत्व तलाशने की कोशिश करता है, उसी तरीके से एकल फ्यूचर तलाश करता है वैसे लोगों को ढूंढने की जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, जो भारत माता की जय कहने के साथ साथ भारत माता के चरणों में भी जाके उन लोगों को जिनको समाज ने एक समय के लिए किनारे कर दिया, उन लोगों को जिनको समाज ने ये कहा कि सुनो, आप हमारे आपके झूठे हम नहीं खाएंगे, वो समाज जो ये भूल गया कि राम जी ने भी जब शबरी माता के झूठे बेर खाएं तब वो भगवान राम बने, आज हम समाज को जगा सकें, वैसी कोशिश एकल फ्यूचर करती है जी। तो एकल फ्यूचर शुरू कब हुआ था? ये स्टार्ट एकल फ्यूचर की शुरुआत 2017 के अंत में हुई और ये मेरा सौभाग्य है कि एकल अभियान को जानने का भी मौका मुझे सबसे पहले माननीय श्याम जी से मिला और उनके ही आशीर्वाद से यह शुरू हुआ एकल फ्यूचर। और ये मेरी किस्मत है, मुझे लगता है कि ऐसे अभिभावक मिल पाना बहुत मुश्किल है कि जिन्होंने यह तक स्वतंत्रता दी कि आपको नाम क्या रखना है एकल के ग्राम संगठन के युवा विभाग का, वो आप सोचो। तो ये नाम हमने खुद सोचा, आपने सोचा? ये नाम मेरा खुद का था। हाँ। वो लोगों का क्या बनेगा वो भी उन्होंने खुद कहा कि खुद सोचो, और काम भी प्राथमिक स्तर पे क्या करना है वो भी उन्होंने कहा कि खुद सोचो। इतनी स्वतंत्रता अगर किसी भी युवा को मिले तो विश्वास करिए वो बाज की तरह अपने पंख खोलने के लिए वो पूरा पुश उसको भगवान के आशीर्वाद से मिल जाता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे माननीय श्याम जी का और लखनऊ में रहने के नाते समय समय पे माननीय माधवेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद मिला, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अभियान को समर्पित कर दिया। अपने जीवन में माननीय माधवेंद्र जी से आप परिचित होंगे, 3 बार करीब दिल पे दौरा, एक बार ब्रेन में समस्या आने के बाद भी
अभियान को समय देना, देश में शिक्षा किस तरीके से बढ़ सके उसके लिए सोचना, ये हम सभी युवाओं के लिए बहुत प्रेरक है। और मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत सीखने की भी और आवश्यकता है। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एकल फ्यूचर के पेरेंट हैं आप। मैं एकल फ्यूचर का पहला कार्यकर्ता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा। तो अभी तक क्योंकि शुरुआत आपने की थी, तो अभी तक एकल फ्यूचर किन किन मतलब गांव में, मतलब कितना डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच चुके हैं और कितने वॉलंटियर्स हैं अब आपके एकल पास? फ्यूचर मोटे तौर पे पूरे पूर्वांचल में, जिसको हम पूरा पूर्वांचल, गोरखपुर, बस्ती, ये वाला जो पूरा बेल्ट है इस पूरे में है। मध्यांचल हम जिसको कहते हैं, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, इन सारे क्षेत्रों में है। छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में हमारी इकाइयाँ अभी कम हैं, बनी नहीं है मगर बन रही हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी एक बहुत बड़ी टीम अब बन के तैयार है। इसके साथ ही साथ हम झारखंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गौग्राम कुंभ में हमारी पूरी टीम, आयुष, अमन, ये सभी लोग बहुत मन के साथ लगे थे। वही रांची तो थे में मेन प्रशांत ऑर्गेनाइज जी, करने वाले जी, वहाँ पे जी। एकल फ्यूचर। बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया था। हमें बाद में पता चला कि एकल फ्यूचर ने कराया है, बट जिस तरीके से सारा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था वो वाकई मतलब काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको उस उसके लिए। तरीके से अब देश भर में हम कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग अलग युवाओं के साथ और जुड़ें, अपने संगठन को और मजबूती प्रदान करें। जी, अब मैंने हाल ही में ये देखा था कि आपने कई जगहों पे मूर्तियाँ, जो भगवान की मूर्ति है वो स्टैब्लिश किया था, वो रखा था। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो क्या था, क्योंकि जब से मैंने वो देखा है मुझे ना क्यूरियोसिटी हो गई है कि इतनी सारी मूर्तियाँ थी, तो वो क्या है, क्यों रखा है आपने, उसके पीछे का पर्पस क्या था? दीदी, हम सभी अगर अपने बचपन को याद करें तो जब नवरात्रि शुरू होता है तो हमारे मन में होता है कि हम जहाँ पे भी झांकी लगी होगी वहाँ जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। कई बार ये जो शबरी बस्ती है, जिनको साधारण भाषा में लोग स्लम कहते हैं, वहाँ के लोग अपेक्षित रह जाते हैं। आप विश्वास करिए, आज की भी परिस्थिति ऐसी है जहाँ पे कई बार उनको भी पंडाल के अंदर तक आने की अनुमति नहीं मिलती थी। तो हमारे मन में ये आया कि शबरी माता का जो हमने नाम दिया है शबरी बस्ती में, तो क्यों ना माता जी की मूर्ति भी हम वहीं पे स्थापित करें। वो जो सारे बस्ती के लोग हैं, उनको जब जय माता दी कहना हो तो अपनी बस्ती में ही अपनी माता जी की सेवा करें। तो जहाँ जहाँ भी हम लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, वहाँ पे हम लोग माता जी की, गणेश चतुर्थी के समय पे गणेश जी की, और जितने भी हमारे त्यौहार हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, वो सब उनके साथ मनाते हैं, ताकि जो गलती हमने की है पूर्व में, उनको यह एहसास दिला के कि आप और हम अलग अलग हैं। चाहे वो पैमाना जाति का हो या धन का हो, इन दोनों ही पैमानों पे वह दूरी कम कर सकें, उनको बता सकें कि अगर हम आज हैं तो वो आपके परिवार के त्याग की वजह से हैं। वास्तव में अगर आज हम लोग सम्मान के साथ जी रहे हैं तो वनवासी समाज के त्याग की वजह से हैं। अगर आज हम लोग अच्छे से अपने घर में रह पाते हैं तो शबरी बस्ती में रहने वाले उन परिवार की वजह से ही रह पाते हैं, तो उनको वो सम्मान मिले, इसीलिए हम लोग अलग अलग स्थानों पे माता जी की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। और मैं आपको बताऊं, इतना आनंद आता है कि एक बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट हमने किया और उसके बाद वहाँ के लोग खुद से अपना खर्चा करके अपने घर के बच्चों को, कोई किसी ने कृष्ण जी बनाए, किसी ने राधा जी बनाए, और वो लोग पूरी पूरी रात नाचते हैं। मैं आपको लखनऊ में एक पुरानिया शबरी बस्ती है, मैं वहाँ के आपको किस्सा बताता हूँ। हमने जिस जगह पे मूर्ति स्थापित की, उस जगह पे उस पूरी शबरी बस्ती के लोग नशा करते थे। सारे पुरुष वहाँ इकट्ठा होते थे, स्मैक, नशा, सारी चीज़ें वहाँ करते थे। हमने उस पूरे स्थान को साफ़ किया। स्थान साफ़ करने के बाद वहाँ पे तखत लगाया, उस पर कपड़ा वपड़ा लगा के माता जी की मूर्ति स्थापित की। घर की महिलाओं से कहा कि यहाँ पे कोई नशा करने अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि माता जी की मूर्ति स्थापित है। तो रात को 9 बजे से लेकर करीब 3 बजे तक ये लोग वहाँ पे मूर्ति लगने के बाद जागरण करते थे, अपना म्यूज़िक सिस्टम लगा के नाचते थे, अपना अपना झांकी बना के। और 9 दिन किसी भी पुरुष ने पूरी शबरी बस्ती में नशा नहीं किया। कारण ये था कि उस झांकी को देखने की अनुमति सिर्फ महिलाओं ने उन्हीं को दी थी जो नशा नहीं करके आएगा। अगर किसी के मुंह से भी बदबू आती थी तो ये लोग उनको उस झांकी के आसपास आने की अनुमति ही नहीं देते थे। तो धर्म के पथ पे चलते हुए बहुत से लोगों ने अपना नशा भी नमस्कार किया। तो ये धर्म की शक्ति है। आइडिया आपको ही आता है या फिर टीम वर्क है? ये सब कुछ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब कुछ टीम ही वर्क है। किसी भी अकेले व्यक्ति के बस की मुझे लगता है कोई भी चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है आइडिया आने से ज़्यादा ज़रूरी होता है वो आइडिया इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो, तो वो सब सिर्फ टीम की वजह से ही है जी। मैं अभी आप बात कर रहे थे शबरी बस्ती की, हमने ये भी देखा कि आप शायद शबरी बस्ती में ही अभी महिला सशक्तिकरण के लिए आप लोगों ने कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो क्या था?
दीदी देखिए, बहुत छोटे छोटे जो भेद होते हैं कई बार वो बच्चों को नहीं पता होते हैं। जैसे शहर में भी जो बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिनको हम कथाकथित कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं, उनको भी गुड टच बैड टच के बारे में नहीं पता है। तो हम उम्मीद कई बार नहीं रख पाते हैं कि शबरी बस्ती के उन बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में पता है कि नहीं है। मैं पिछले 7 साल में अलग अलग जगहों पे अलग अलग शबरी बस्तियों में गया और अधिकांश जगहों पे बैड टच का शिकार जो बच्ची होती है वो अपने ही खानदान के किसी व्यक्ति से होती है और उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसका विरोध कर सके, या अगले व्यक्ति को ये पता है कि ये आपका विरोध नहीं करेगी। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि शबरी बस्ती की जितनी बहनें हैं उनको जो बेसिक मूव्स होते हैं मार्शल आर्ट्स के वो सिखाएं कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें, और उनको बताएं कि न्यायिक प्रक्रिया क्या है, कि अगर सेल्फ डिफेंस में आप किसी को मारते हैं तो उसके बाद आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कई बार हमने पुलिस के आला अधिकारियों को भी वहाँ बुला के वो सारी चीज़ें बताई कि आप सेल्फ डिफेंस में ये सारी चीज़ें, अगर कोई गलत नियत से आपको देखता है, छूने का प्रयास करता है, तो आप कर सकते हैं, ताकि उनका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और जब वर्दी में कोई महिला आके सारी बस्ती के सामने ये बात बताती है तो अगले के मन में भी इस प्रकार का भयादोहन होता है कि अगर हमने कुछ सोचा भी तो ये हमको मार भी सकती हैं और पुलिस वालों से कंप्लेन भी कर सकती हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट उन लोगों को अपनी रक्षा करने का मौका मिले, उनको ये बातें पता हो और उनको ये भी बात पता हो कि अगर कल को आवश्यकता पड़ती है तो मेरे जैसे किसी भी जनपद में 500,000 भाई किसी भी बहन के लिए तैयार हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी मुझे और कोई इनिशिएटिव सुन के हुई नहीं होगी। लेकिन ये भी है कि ये है तो हमारे लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव, लेकिन इसमें अगर आप गांव में जा रहे हैं तो वहाँ पे महिलाओं को जाके अप्रोच करना, उनको समझाना कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क रहा होगा, क्योंकि सारे तो खुल के आते नहीं होंगे, बिकॉज वो लोग ज़्यादा, क्योंकि स्पेशली आप अगर मेल है वो जा रहे हैं तो वो खुल के नहीं आते होंगे। तो ऐसे चैलेंजेस आपने कैसे फेस किए, क्या सोल्यूशन निकला उसका? बहन, सबसे आवश्यक होता है विश्वास जीतना। जैसे जिन शबरी बस्तियों में हम शुरुआत में गए, उन शबरी बस्तियों में घुस पाना भी एक समय बड़ा मुश्किल था, मगर धीरे धीरे उनको अपना परिवार समझना, उनके साथ घुलना मिलना, अपने जन्मदिन पे उनको बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुलाना, उनके जन्मदिन पे उनके घर के कार्यक्रम में, उनके घर की शादियों में खुद जाना, तो वो जब रिश्ता अच्छा बनता है तो आपका इतना ट्रस्ट उन पे बन जाता है कि वो आपकी बात सुनते हैं। हमने भी जितने भी इनिशिएटिव्स थे वह सारे करीब करीब 1.5 साल बाद शुरू किए। 1.5 साल तक हमने सिर्फ कोशिश की कि हम उनके साथ रिलेशंस अच्छे करें, कि उनका विश्वास हम पे बन जाए। उसके बाद और आज की स्थिति ये है, मुझे पता नहीं मुझे कैमरे पे बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, मगर शबरी बस्ती की किसी बहन को अगर सैनिटरी पैड चाहिए होता है तो मुझे मैसेज करती है कि भैया मेरे 5 पैड चाहिए। तो हमने इस लेवल का, जैसे मेरी बहन मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकती है, तो उस प्रकार का रिलेशन अब उनके साथ बनाया है कि वो हमारे साथ इतना कंफर्टेबल है कि वो ये बात बोलने में संकोच नहीं करती है कि अगर मेरा भाई भी होता तो मैं उससे ये बात बोल सकती हूँ। तो सबसे ज़रूरी यही है, इस प्रकार की किसी भी जगह पे इनिशिएटिव लेने के, हम तुरंत जाएं, हम तुरंत चाहें कि कोई हमारी बात सुने, ये संभव नहीं है, क्योंकि गलती पहले हमने की थी। हमने उनको बताया था कि नहीं आप अलग हैं, तो पहले हमें ये बात समझनी होगी कि जिसको हम कह रहे हैं कि आप हमारे हो, वो ये बात मान सके, उनके दिल में आए कि नहीं ये हमारे हैं। तो वो लोग खुद से बहुत इनिशिएटिव में आपके सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको एक और इंसिडेंट्स बताता हूँ, एक छोटा सा वाक़या और बताता हूँ। लोग कई बार ये कहते हैं कि मैंने समाज के लिए कुछ थोड़ा बहुत किया है, मगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैंने 100% में अगर कुछ बताऊँ कि किसी चीज़ को किया होगा, मेरी नज़र में मेरा भी 2 साल पहले बहन एक एक्सीडेंट हुआ था। मेरे दोनों लिगामेंट घुटने के चले गए थे, ACL PCL दोनों चले गए। जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट था उस हॉस्पिटल के बाहर मेरे माता पिताजी भी थे, और मेरे ऑपरेशन के बाहर, और करीब करीब मुझे लगता है 40 लोग जो शबरी बस्ती के थे। और जिस तरीके से कोई मर जाता है तो छाती पीटते हैं लोग, उस तरीके से वो शबरी बस्ती के लोग रो रहे थे। और मेरे माता पिता उनको चुप कराए थे, वो लोग नॉर्मल थे, उनको पता था लिगामेंट ही टूटा है, मगर उन लोगों के लिए इतना प्यार था कि वो लोग छाती पीट पीट के रो रहे थे। मैं जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, हर दिन कोई ना कोई मुझसे मिलने शबरी बस्ती का पक्का आता था। एक बूढ़ी दादी जिनकी उम्र मुझे लगता है उस समय अब उनका स्वर्गवास हो गया, 80 के आसपास रही होगी, वो करीब 4 किलोमीटर पैदल जाके बकरी का दूध एक छोटे से उसमें लेके आती थी कि उससे शायद ये ठीक होगा। उनको ये पता था कि शायद सब कुछ बकरी के दूध से सही होता है। तो ये प्रेम कहीं नहीं मिल सकता है, और मेरे जैसे व्यक्ति की औकात नहीं है, मेरे को लगता है क्षमता नहीं है कि वो ये कह सके
कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है। मुझे लगता है कि मुझे जो भी कुछ आज मिला है वो इसी समाज की वजह से मिला है। इस समाज ने जितना प्यार दिया है वो मैं शायद कभी कह नहीं सकता हूँ। जी, बहुत ही प्यारा स्टोरी है। मैं मतलब इमोशनल स्टोरी है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको भी वो, आपकी जगह मैं होती तो मैं पक्का रो देती इसमें, क्योंकि वो मतलब ऐसे देखने पे कि हमारे घर वाले तो हमें प्यार कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने जिसको परिवार माना है वो भी आपके लिए इतना प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब हमने कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं। एकदम सही बात है। अब क्योंकि आप एकल फ्यूचर के वजह से या एकल फ्यूचर के लिए आप ऑलरेडी इतना करते, तो आप मुझे कुछ फर्दर 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ बताइए कि आप एकल फ्यूचर को कहाँ तक देखते हैं, क्या करने का देखते हैं? मेरे अगले 5 साल की जो हमारी रणनीति है, जो हमने सोचा है कि अगले 5 साल हमें करना है, उसमें पहला टास्क ये है कि हमें हर कॉलेज में पहुंचना है। और युवा जो, मुझे ऐसा लगता है कि गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण एक होता है कि उनके पास सही करने को कुछ दिखता नहीं है। मतलब जो मेरे पास अगर 3-4 घंटे खाली हैं, उस पर अगर कुछ पॉजिटिव आपने नहीं किया, अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं हो, आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते हैं, आप गाना नहीं गाते हैं, या कुछ भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत आसान होता है गलत रास्ते पे बढ़ना, नशे का लती बनना या कोई भी गलत काम करना। तो मेरी कोशिश है कि वो जो 3-4 घंटे प्रतिदिन के हैं, वो हम लोग किसी तरीके से कोशिश करें कि हर कॉलेज से युवाओं को लें और वो 3-4 घंटे अपने कॉलेज के नियरेस्ट स्लम में वो लोग दें, शबरी बस्ती में दें, और वहाँ के लोगों को शिक्षित करें। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आपकी ही शिक्षा बढ़ेगी, आप जितना भी पढ़ाएंगे। और आज का जो माहौल है, उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए मैं फिर से ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो सबसे अच्छा दवा है वो शबरी बस्ती है, तो उनके लिए भी पर्सनली वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो मेरी पहली कोशिश है कि हम हर कॉलेज तक पहुँचें। कॉलेज के माध्यम से, क्योंकि हर बच्चा कहीं ना कहीं गांव से कनेक्टेड होता है, हमारे विद्यालय, एकल विद्यालय और एकल फ्यूचर की टीम आपस में कनेक्टेड हो। जो एकल के आचार्य हमारी पढ़ाती हैं, उनके साथ साथ कभी उसी गांव का हमारे एकल फ्यूचर का कोई वॉलंटियर भी खड़ा हो, वो भी जाके थोड़ी देर पढ़ाए, उन बच्चों के साथ बैठे, उनको भी एक परिवार जैसा अनुभव होगा। वो वॉलंटियर जाके उन बच्चों को कहे कि आप आगे इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपके लिए खड़ा हूँगा। तो ऐसा एक समन्वय आगे और हम बना सकें, तो ऐसी मेरी कोशिश अगले 5 साल की है। जी, एकदम बढ़िया। अब ये बताइए, आप मोस्टली ग्राउंड वर्क में रहते हैं, आप कभी शबरी बस्ती जाते हैं, कभी कोई दूसरे शहर जाते हैं, विजिट करते हैं, तो उस बीच में आपके फैमिली का आपके लिए, आपके साथ क्या सपोर्ट रहा है? दीदी, मेरी माँ के आशीर्वाद से ही मुझे लगता है मैं अपने जीवन में जो भी कुछ कर पाया हूँ, उसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरी माँ का है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा त्याग भी मेरी माँ का है। मेरे पिताजी सेना में थे, तो उन्होंने आधा जीवन वो देखा जो एकांत में बिताया अपने बच्चों के साथ। मेरे बड़े भाई सेना में, तो मेरी भाभी ने, उनके बच्चों ने, मेरे भतीजों ने, शुभ शौर ने, उन्होंने भी वो देखा कि कई बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पापा नहीं है, कई बार दिवाली में नहीं है। मेरे जो बीच वाले भाई हैं, हम लोग 3 भाई हैं, उन्होंने संन्यास धारण किया है। अच्छा। तो वो गौ सेवा और बाकी चीज़ों में लगते हैं। और मैं समाज में यहाँ काम करता हूँ। मेरा बचपन से मन था कि मैं सेना में जाऊँ, मैं किन्हीं कारणों से नहीं जा सका। तो मुझे लगता है मेरी माँ को वही अनुभव होता होगा जब पिताजी सेना में थे, जो भैया सेना में थे, तो वो लोग भी देश की सेवा कर रहे हैं, मैं भी अपने स्तर पे कर रहा हूँ। तो वैसा ही अनुभव मेरी माँ करती हैं और वही आशीर्वाद रहता है कि मैं खुल के ये सारी चीज़ें कर भी पाता हूँ। अगर कुछ युवा है जो एकल फ्यूचर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? क्या प्रोसेस है उसको ज्वाइन करने का? दीदी, आज के डेट में सबसे अच्छा एक माध्यम बना है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एकल फ्यूचर इंडिया डालेंगे तो हम मिल जाते हैं। और हमारी कोशिश वैसी है कि आपने अधिकांश जगहों पे देखा होगा कि हम गूगल फॉर्म भरें, उसके बाद आपको भरा जाए। मेरा वैसा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक व्यक्ति व्यक्ति से ना मिले तब तक हमने संगठन में कोई ख़ास काम नहीं किया है। तो हम बड़े थोड़ा स्लो इस फील्ड में बढ़ेंगे, मगर जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े वो लाइफ लॉन्ग जुड़े, वो लाइफ लॉन्ग काम कर सके। तो वैसी कोशिश हमने की है। तो अभी एकमात्र माध्यम हमने ये सोशल मीडिया का रखा है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ व्यक्ति जुड़ सकता है। करीब हर जनपद में हमारा कोई ना कोई प्रतिनिधि है, तो उनके साथ वो जुड़ के इस काम को आगे तो जुड़ने के क्राइटेरियाज क्या है? जुड़ने का कोई क्राइटेरिया नहीं है बहन। जिस तरीके से हमारे संघ परिवार में जुड़ने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जिसके मन में भी ये भाव है कि मुझे देश की सेवा करनी है, जिसके मन में भी ये भाव है कि मेरी भी इस देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, वो 100% जुड़ सकता है।
एक और बात ये कि आप एकदम मतलब सारे फील्ड्स में हैं, आप यहाँ भी हैं वहाँ भी, आप मल्टीटास्कर हैं पूरे, तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मतलब ये कैसे मेक श्योर करते हैं कि अगर आप कहीं पे ग्राउंड वर्क में भी है तो आप अपने टीम को इक्वल टाइम दे रहे हैं, आप अपने घर पे इक्वल टाइम दे रहे हैं, आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, तो आप ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैं जो मुझे अगले दिन टास्क करना होता है, मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि मैं 3 प्रकार के कैलेंडर बनाऊँ। एक एनुअल जिसमें बड़े बड़े कौन से काम करने हैं वो, फिर 3 महीने का, फिर 1 महीने का जितने मेरे टारगेट्स हैं कि ये काम करना है, और पर डे का जो मेरा टास्क होता है वो मैं अगले दिन सुबह सुबह बनाता हूँ। रात को सोने से पहले उसको चेक करता हूँ कि ये सारा काम हुआ है या नहीं। जो काम नहीं होता है उसको अगले दिन 100% करना है। और अगर कोई मेरा काम जो मेरा टास्क है, ये थोड़ी सी फ़नी चीज़ हो सकती है, वो 2 दिन तक नहीं होती है तो मैं खुद को पनिशमेंट देता हूँ कि जैसे मेरा कुछ फेवरेट खाने का है तो वो मैं 1 हफ़्ते नहीं खाऊंगा या ऐसा कुछ भी। तो ऐसा कुछ करता हूँ ताकि पंक्चुअलिटी बनी रहे। हाँ, ये अच्छा है, आई थिंक ये टिप अच्छा है, इससे दिस इज़ वेरी यूजफुल, थैंक यू फॉर द टिप। तो अब हम हमारा इंटरव्यू ख़त्म करें उससे पहले कुछ ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को या हमारे युवा को देना चाहेंगे जनरली? बहन, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे इंटरव्यू को कंडक्ट कराया, इतने सारे सवाल पूछे, और मैंने खुद आपको भी ज़मीनी स्तर पे देखा है अलग अलग जगहों पे, तो आपके कार्य को प्रणाम। और युवाओं के लिए अगर मुझे कोई संदेश देना हो तो मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि रश्मि रथी में ये जो कविता लिखी है, मुझे लगता है युवाओं के लिए सबसे बड़ा सार है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो ये आराम और ये सारी चीज़ें कम से कम हमारी उम्र के लिए तो नहीं है। इसमें जितना हो सके, जितनी क्षमता है, उतना भारत माता के लिए हम लोग काम करें, उतना ज़मीन पे उतर के काम करें। चाय की टपरियों पे, दुकानों पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय हम ज़मीन पे जाके काम करें, तभी बदलाव आ सकता है। जी, तो धन्यवाद दुर्गेश जी आज हमारे Thank you साथ so यहाँ much, पे दीदी। बने रहने Thank you के so लिए। much। आई एम श्योर कि आपने जितने भी बातें कही हैं, चाहे वो सोशल वर्क के लिए हो या वो युवा का रोल हो, उससे हमारे व्यूअर्स कुछ ज़्यादा ही सीखेंगे और इंस्पायर होंगे। एंड आई एम श्योर कि वो लोग बहुत जल्द आपके एकल फ्यूचर को भी ज्वाइन करेंगे ताकि उन लोग सोशल सर्विस जी। पे अपना पार्ट निभा पाए। तो ये थे हमारे साथ दुर्गेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि कैसे वो सोशल सर्विस करके खुद को बहुत ज़्यादा खुश नसीब मानते हैं और कैसे युवाओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय उत्थान, समाज उत्थान का काम करने से वो खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान महसूस करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एकल भारत, क्योंकि हम आपको ऐसे ही पर्सनालिटी से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए खुद का और देखते रहिए एकल भारत।